ओके, सो आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ का। तो ट्वेल्थ के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर जो है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड चैप्टर हियर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहले पार्ट में we will be talking about kinetic theory of gases and in the next part we will be talking about radiation. बहुत interesting और easy chapter है and as usual I will start from basic. तो 11 में जो आपने पढ़ा है सबसे पहले तो हम वो देखते हैं what you have learned in 11। तो आपको याद होगा किसी भी गैस के लिए first of all you should know what is the difference between solids, gas and liquids। तो सॉलिड्स में आपको पता है ऑलरेडी कि सॉलिड्स में पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है आइटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स का, जिससे भी वो सॉलिड बना हुआ है। एंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पार्टिकल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आइटम्स या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इस सेम। किसी भी दो आइटम्स का अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो सेम एडजेसेंट आइटम्स का। तो solids have definite shape and definite structure because of that, definite shape and definite volume basically। अब होता क्या है कि अगर सॉलिड का स्टडी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग करंट पास करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, राइट। सो टू स्टडी सॉलिड्स यू विल टॉक अबाउट कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ऑल्सो यू कैन अप्लाई फोर्सेस, आप इस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन टॉक अबाउट व्हाट इज different parameters related to this। For example, आपने stress सीखा है, strain सीखा है, then you have learned about elasticity, different modulus of elasticity। तो किसी भी मटेरियल का स्टडी करने के लिए कुछ फिजिकल पैरामीटर्स की जरूरत होती है, that's what I want to say। अब अगर हमारे पास एक गैस है, for example I take a container, I have a container और इस कंटेनर में there are gas molecules। तो first of all यहाँ पे किसी भी दो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस सेम नहीं है, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस अलग है, दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो इंटरैक्शंस अगर मॉलिक्यूल के बीच में होगा भी तो वीक होगा बेसिकली, दैट्स द आइडिया। हम लोग इस पर डिटेल्स पे आएंगे क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का स्टडी करते वक्त वी टॉक अबाउट सम अजम्पशंस, वी विल टॉक अबाउट दैट इन लेटर लेक्चर्स। तो अगर मुझे गैस का स्टडी करना है, सो हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, जस्ट टू गिव यू अ स्लाइट कंपैरिजन, ओके, आई विल नॉट टॉक अबाउट लिक्विड्स हियर। तो गैसेस के केस में अगर हमको गैस का स्टडी करना है तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स का हम लोग स्टडी करते हैं। एंट्रोपी भी आप ले सकते हो, पर एंट्रोपी इज समथिंग विच इज नॉट रियली रिलेवेंट फॉर योर सिलेबस बेसिकली। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, these are the three parameters which you will require to study gases basically, okay। तो ये important है। अब हम लोगों ने यही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड तीन लॉज देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा था बॉयल्स लॉ, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। बॉयल्स लॉ आपको क्या बताता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। फिर आपने देखा था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ। सो इन चार्ल्स लॉ आपने सीखा है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और लास्ट है गै-लुसाक्स लॉ। सो गै-लुसाक्स लॉ में बेसिकली what you have seen in Gay-Lussac's law is pressure is proportional to temperature at constant volume। तो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तीन पैरामीटर है आपके पास, दो का रिलेशन है और तीसरा कांस्टेंट है। तो आप टेबल भी बना सकते हो वैसे, लॉ, रिलेशन एंड व्हाट आई कैन से इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो पहला लॉ जैसे मैंने बताया बॉयल्स लॉ।
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा जो था चार्ल्स लॉ था, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और गिल-लेज़ैक्स लॉ था। सो गिल-लेज़ैक्स लॉ में pressure is proportional to temperature at constant volume. So this is very simple thing that you must know. बहुत simple है, it's not really very difficult to remember. अब अगर मैं इन तीनों लॉस को कंबाइन करता हूँ तो हमारा बनता है आइडियल गैस इक्वेशन। I'll just go to next page. So ideal gas equation. Ideal gas law, ideal gas equation. तो PV is proportional to T. तो देखो अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि P इंटू V प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में है तो V को मैं राइट साइड में ला के आई कैन से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। V कांस्टेंट रखता हूँ तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, और P कांस्टेंट रखता हूँ तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो तीनों को कंबाइन कर दिया हम लोगों ने। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो ये हो जाता है PV इज इक्वल टू RT। मैं साथ में देता हूँ N। यहाँ पे N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सो N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स। और बाय डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए M क्या होता है। M होता है मोलार मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बेसिकली it is mass of gas, sorry, it is mass of gas upon molar mass, sorry for the this thing. So N is basically mass of gas upon molar mass M0, या फिर total number of molecules upon Avogadro number. So that is by definition number of moles. फिर PV is equal to N की जगह पे N upon Na लिख दूंगा मैं RT। फिर R upon Na ये होता है KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बट R by Na is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB। तो फिर आपको मिल जाएगा PV is equal to N KBT। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है these are called as ideal gas equations. So these are ideal gas equations. तो हम लोगों ने बॉयल्स लॉ से स्टार्ट किया, चार्ल्स लॉ, फिर गिल-लेज़ैक लॉ, फिर तीनों कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बना लिया। ये तो हम लोग अभी तक 11th के बेसिक्स पे ही है हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेवेंट फॉर योर केस इज बेसिकली assumptions. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए हम लोग कुछ assumptions पहले लेने पड़ेंगे, तो उस assumptions पे ही पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। So while studying kinetic theory of gases, we need to have some assumptions. So assumptions of kinetic theory of gases. Assumptions of kinetic theory of gases. And I am strictly going through the sequence as given in Maharashtra State Board textbook. More or less syllabus हर एक बोर्ड का सेम ही है, बट आई हैव टू कीप रेफरिंग टू दिस बुक्स बिकॉज स्टूडेंट्स जो मेरे पास ज़्यादा जो टेलीग्राम चैनल देखते हैं या जो लाइव क्लासेस के लिए दे आर बेसिकली मोर फ्रॉम महाराष्ट्र, सो आई हैव टू कीप इन अकॉर्डिंग विद देम। एनीवेज, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के असम्पशंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। एक होगा नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और दूसरा रिलेटेड होगा उसके मोशन से। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अबाउट नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहला assumption जो है, तो दैट इज एनी गैस consist of large number of particles which are called as molecules. So large number of n, basically large number of particles. So any gas consists of large number of particles called as molecules. दूसरा, ये जो मॉलिक्यूल है ये रिजिड है एंड इलास्टिक इन नेचर. So that is second thing. So it is something about
intrinsic property of the molecules. So the molecules are rigid and perfectly elastic. The molecules are rigid and perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक मतलब अगर कोलिजन होने के बाद शेप चेंज भी हुआ तो दैट विल रीगेन इट्स शेप. अगर स्पीयर था कोलाइड होने के बाद शेप चेंज हो गया क्योंकि देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट देयर आर गोइंग टू बी कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द बॉल ऑफ कंटेनर. तो if due to collision if the shape changes it will regain its shape. That is what is the meaning of perfectly elastic here. अब that is obvious thing. The next point है, it is very obvious. जितने भी मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ गैस के होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मैंने फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 10 to the power 10 फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, तो डेफिनेटली अगर सबके सब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है तो सबका शेप सेम होगा, सबका साइज सेम होगा, सबका मास सेम होगा क्योंकि ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम टाइप. So all the molecules of the same gas are identical in shape, size and mass. Are identical in shape, size and mass. Okay. So that's a very simple thing. And then fourth assumption is not really important, but it just tells you that the actual volume occupied by gas molecule is very small compared to total volume of the container. क्योंकि डेफिनेटली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है जैसे मैंने आपको बताया, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं दैट इज वेरी लेस. देन सेकेंड कैटेगरी ऑफ assumption includes motion. So basically it is related to random motion of gas. So random motion of gas molecules. तो ये जो मॉलिक्यूल्स मूव मतलब ये टॉकिंग अबाउट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. मतलब क्या, द मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज. तो सबसे पहला ये है द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ random motion, which means, as I told you, which means all the particles can move in all possible direction. That is, they are moving in all possible directions with all possible velocities. With all possible velocities. So this is first assumption related to random motion of gas basically. Then next is क्योंकि random motion है, तो random motion जब होता है तो molecules will continuously collide with each other because random है, they are moving in every direction and there is no sense of particular direction. तो molecule भी collide होगा और molecule का collision wall के साथ भी होगा, right? तो जब molecule wall के साथ collide होता है, that collision is perfectly elastic. मतलब there is no transfer of energy from molecule to the wall. But जब molecule collide होगा तो velocity transfer हो सकता है एक molecule से दूसरे molecule में, लेकिन overall अगर गैस में 10 power 10 molecules है तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है. ओवरऑल एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हुआ, राइट, फॉर एग्जांपल, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल्स तो एक गैस सिस्टम का ही पार्ट है, तो टोटल एनर्जी जो है वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगा. जब मॉलिक्यूल का कोलिजन वॉल के साथ होगा देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो ड्यू टू दिस रैंडम मोशन
the molecules constantly collide with each other and also with the wall of container and also with the walls of container with the walls of the container. और जैसे मैंने बताया such collisions are perfectly elastic. Such collisions are perfectly elastic. Which means there is no loss of kinetic energy. I'll not write it in details here. It's not really required to write it in details. All right. अब दो कोलिजन के बीच में, फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल का पहला कोलिजन यहाँ पे होता है, दूसरा कोलिजन यहाँ पे होता है. तो पहला कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, राइट? So what happens between these two collisions? So between these two collisions, a molecule moves in a straight line with constant velocity. So between two successive collisions, a molecule moves in a straight line with constant velocity. This straight line path is called as free path. इसको free path बोलते हैं हम लोग. जो ये straight line path है, it is called as free path. Okay, so ये total 6 assumptions are very important क्योंकि सारा theory इस पे ही based होगा. kinetic theory जो भी हम लोग बात करेंगे, it is based on this. अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, it is mean free path. So that will be mean free path. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. The idea is very simple. See what is happening. अगर एक मॉलिक्यूल पहले कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में उसने अगर λ1 कवर किया तो हमने बोला है ये फ्री पाथ है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेकेंड और थर्ड के बीच में भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे. हो सकता है नेक्स्ट कोलिजन के बीच में डिस्टेंस कम ट्रेवल किया हो, फिर हो सकता है नेक्स्ट में ज़्यादा ट्रेवल किया हो. सो λ3 बेसिकली. फिर हो सकता है उसमें वापस सम डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, फिर हो सकता है उसमें वापस कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हो. तो ये जो फ्री पाथ्स है, पहले दो कोलिजन का λ1, फिर नेक्स्ट कोलिजन का λ2, फिर λ3, ये जो फ्री पाथ्स है इसका जो मीन होगा दैट इज मीन फ्री पाथ, राइट? So definitely between the successive collision, molecules travels in a straight line with constant velocity. That is free path. But in next collision, it will travel some different distance. So उन सबका average जब लोगे, तो that will be mean free path. λ1 plus λ2 plus λ3, and let's say कि total n number of collisions perform किए हैं उसमें molecule ने. तो λn तक ले रहा हूँ मैं. So that is λ which is mean free path. So you already know what is mean free path, so I will not go into much details of this, right? उसके बाद हम लोगों ने सीखा है, उसके बाद हमको देखना है what is mean velocity या फिर average velocity. तो mean velocity c bar और average velocity. तो जब आप मेन फ्री पाथ की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स. और जब आप मीन वेलोसिटी की बात करते हो यू आर टॉकिंग अबाउट n मॉलिक्यूल्स. तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मीन फ्री पाथ
हम लोग एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात कर रहे हैं n। जब हम लोग मीन वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम n मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी की बात करते हैं। तो अगर सपोज पहले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी c1 है, दूसरे का c2 है, तीसरे का c3 है, वैसे ही nth का cn है। अगर मैं इन सब का एडिशन ले लेता हूँ, मतलब और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है मीन। So what I am doing is I am taking mean of velocities of all the molecules here. So that is mean velocity. बहुत सिंपल सा आइडिया है, it's nothing there. You just have to take mean of all the velocities. फिर नेक्स्ट है mean square velocity. Mean square velocity. Mean square velocity. That is mean square velocity. Velocity के square का mean. Velocity के square का mean. तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे जितने भी वेलोसिटीज है उसका स्क्वायर का मीन लेते हैं, c1 c2 स्क्वायर एंड अप टू cn स्क्वायर और डिवाइड बाय n कर देते हैं, तो ये मिल जाता है आपको मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। तो सिंपल। इसके बाद है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सो दैट इज, इसको CRMS से डिनोट करते हैं, वैसे इट इज सिंपल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे आप क्या करते हो, इट्स द सेम थिंग, सिर्फ मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट होता है ये। सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट टेक स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको बाद में लगने वाली है, सो यू हैव टू नो दिस। तो क्वाइट सिंपल थिंग, बहुत इजी है। मीन फ्री पाथ एक मॉलिक्यूल का होता है, मीन वेलोसिटी n मॉलिक्यूल का होता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी n मॉलिक्यूल का होता है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी n मॉलिक्यूल का होता है। अगर अभी आपको इतना पता है तो हम लोग यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन टॉक अबाउट फाइंडिंग प्रेशर ऑफ अ गैस। तो रैंडम मोशन की वजह से जो वॉल्स पे कोलिजन होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा उस वॉल पे, और फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। तो वी विल बी फाइंडिंग आउट pressure in the next session. So in the next class we will move ahead. Based on this assumption we will derive some theoretical things related to kinetic theory.